Assalamualaikum dear students, welcome all in the NEET Rahnama series 2025 in the chapter of hydrocarbons. ठीक है, we have actually carried the analysis of the hydrocarbons, and after finding certain important mechanisms like we have electrophilic substitution, free radical mechanism and electrophilic addition. On the basis of that, we have selected certain questions which will be described here, and surely inshallah they are going to help you. ठीक है, so let's begin the questions. Let's have the question number first. See, यहां पे अगर आप हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स के केस में हमारे पास एक फेमस रूल है जिसका नाम है मार्कोव-विनकॉप्स रूल. ठीक है, हम मार्कोव-विनकॉप्स रूल से ही स्टार्ट करते हैं, उसी की एनालिसिस पे हम जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं HBr के रिलेटेड या HCl के रिलेटेड. So let's take the example. See, we have an example like here. यहां पे जनाब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये देख लीजिए. इसको हमें ट्रीट करना है HI के साथ. हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास अगर हम HI की बात करेंगे यानी हैलो एसिड्स की बात करेंगे तो हमारे पास HI है, हमारे पास HBr है, हमारे पास HCl है और हमारे पास HF है. देखिए, मैं थ्योरी का भी एस्पेक्ट यहां पे आपको बताऊंगा. सबसे रिएक्टिव होता है HI. दिस इज मोस्ट रिएक्टिव एसिड, हैलो एसिड. सबसे रिएक्टिव यही होता है और सबसे कम रिएक्टिविटी होती है HF की. होना चाहिए था रिवर्स, लेकिन एक बात याद रखिए, सब चीजों का एक ही स्टेटमेंट है कि पीरियोडिक टेबल में जितना हम बाहर नीचे जाएंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, चाहे वो डी ऑर्बिटल की वजह से है, चाहे वो वीक बॉन्ड की वजह से है, जो भी चीजें उसको फेवर करती है. तो इन जनरल हम ये बोलेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर जो है नीचे जाने पे इंक्रीज होता है. तो हमने चूज किया एक स्ट्रॉन्ग एसिड को. ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमें अल्कीन को इसके साथ रिएक्ट कराना है. दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वी वांट टू मेक अल्कीन टू रिएक्ट इट. सो लेट्स हैव द व्हाट वी से एज द प्रोडक्ट. देख लीजिए, हमारे पास ये हमारे पास अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और मैंने इसको ट्रीट किया HI के साथ. यहां पे देख लीजिए, हमारे पास जो HI है ये टूटेगा, ये देगा H पॉजिटिव और I नेगेटिव. याद रखिए, डबल बॉन्ड पे हमेशा पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वहां पे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है. वो फेवर करता है क्योंकि पाई बॉन्ड जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये एक बेस की तरह एक्ट करता है. तो यहां पे पाई बॉन्ड एक्ट्स एज अ बेस. ठीक है, तो ये हमेशा इट विल बी अटैक्ड बाय H पॉजिटिव. अब H पॉजिटिव कहां पे अटैक करेगा? देखिए, H पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा, द वन विच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. इसी स्टेटमेंट को मार्कोव-विनकॉप्स रूल बोलते हैं. इसका वायलेशन नहीं है. अब मोस्टली हम देखते हैं कि टेक्स्ट में हम बोलते हैं कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट वेरी कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन्स, बट उसकी वैलिडिटी उतनी नहीं है. अगर आप जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स देखोगे, वैलिडिटी इस चीज की है कि आप इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे बिठाते हो. न्यूक्लियोफाइल कहीं पे भी बिठा सकता है, न्यूक्लियोफाइल जो है कहीं पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को आप कहां पे बिठाओगे, दैट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द रूल. सो इसलिए मैंने यहां पे पॉजिटिव पार्ट का रूल जो है वो मैं आपके साथ डिस्क्राइब करूंगा. तो मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स that carbon of the double bond which contains greater number of hydrogens. ये इंपॉर्टेंट है जनाब. I am not describing the rule in terms of negative part. I am describing it to be in terms of the positive part. So we have like this. ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं
ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो मैंने इसको इस पे अटैक कराया डबल बॉन्ड में से, उसके बाद यहां पे एक शिफ्ट हो जाएगा, वी विल गेट एन इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैं इसको डिस्क्राइब ऐसे करूंगा, हमारे पास CH3 है, CCH3 है, CH3 है, और उसके बाद CH पॉजिटिव बनेगा और यहां पे CH3 है, ऐसे। समझ आई बात? उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद हमारे पास जो है कार्बोकेटाइंस की पॉसिबिलिटी रहती है कि दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ रीअरेंजमेंट, दे कैन अंडरगो द प्रॉपर्टी ऑफ, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट क्यों होता है? सो एज टू बिकम स्टेबल। हर कोई चीज दुनिया में स्टेबल बनना चाहते हो, आप भी इसलिए पढ़ते हो क्योंकि आप स्टेबल बनना चाहते हो। ठीक है, तो यहां पे इस केस में देखिए क्या होगा, अगर आपका कार्बन वाला डिग्री ज्यादा है, अगर आपके कार्बन की डिग्री ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी यहां पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो रीअरेंजमेंट दिस कॉल्ड एज द मैथेनाइड शिफ्ट, दिस इज मैथेनाइड शिफ्ट, मैथेनाइड शिफ्ट, इट्स नॉट मिथाइल शिफ्ट, इट्स कॉल्ड एज द मैथेनाइड शिफ्ट, बिकॉज एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये कार्बन जो है CH3 ग्रुप जो है शिफ्ट होता है, और उसके बाद आपको जनाब ये बनेगा स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करना है, CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3, यहां पे आएगा CH, हां, और उसके साथ अटैच होगा CH3। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहां पे देखेंगे बन गया स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल ने काम किया, इसने एक स्टेबल कार्बोकेटाइन को बनाया। मैं इसको लिखता हूं कि इट इज ए स्टेबल कार्बोकेटाइन हैज बीन फॉर्म्ड। उसके बाद जब आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद आप एनाइन का अटैक कराइए, अब ये बैठेगा इस साइड पे, तो आपको प्रोडक्ट जनाब CH3 I, और यहां से आपको CH2 CH3 बनेगा, CH3H। अब देखिए दो चीजें हैं, H आया इसके पास, ये CH2 है, H आया इसके पास, और I देखिए कहां हो रहा है। अब पाई बॉन्ड देखिए कहां पे है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब पाई बॉन्ड देखिए था कहां पे, पाई बॉन्ड यहां पे था ना। अब देखिए एडिशन कहां कहां हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट। बट अगर आप मार्कोव-विनकॉप्स रूल यूज कर रहे हैं तो इस पे यूज कीजिए, H पे यूज कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप H को अटैच कीजिए to that very carbon which contains greater number of hydrogens, so that stands for the validity of what we say as the Markov-Winkops rule। और उसके बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के बाद, सारी चीजें करने के बाद आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड कीजिए। और हमेशा याद रखिए यहां पे ये फास्ट स्टेप होता है, ये सॉरी पहला वाला स्टेप इज स्लो स्टेप, और दूसरा वाला स्टेप जो होता है दैट इज द फास्ट स्टेप। ठीक है, अब हम इससे ढूंढते हैं जनाब हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है। देख लीजिए, ये देख लीजिए, अगर आप इसको देखेंगे हमारे पास यहां पे I बैठ रहा है आफ्टर द रीअरेंजमेंट, और यहां पे जनाब H का अटैक हो रहा है। तो दिस इज हाउ इट गोज, सो दिस बिकम्स द ऑप्शन फॉर अस, this is what is there। so you don't have to attack the H here and I here, no, you need to attack here, and after that forming the stable carbocation you will attach at the end I after the rearrangement, after forming the stable carbocation। is it clear? So that actually stands for the Markov-Winkops rule as well। so this is the basis, there are many of the reactions which are actually the addition reactions which have the basis for the Markov-Winkops rule। ठीक है, और एक चीज याद रखिए इसी के साथ साथ, कभी ये पूछा जाता है, हमारे पास एक और चीज है, मान लीजिए हमारे पास में यहां पे एक और थियोरेटिकल एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। मान लीजिए मैंने आपको HBr डाला, ठीक है, HBr मैंने सिंपल एडिशन किया, इस केस में हमारे पास H पॉजिटिव आएगा, वो यहां पे अटैक करेगा, यहां से शिफ्ट हो जाएगा, आपको CH3, आपको H विद अ पॉजिटिव चार्ज और CH2H मिलेगा, और उसके बाद यहां पे Br जो है अटैक करेगा, ऐसे आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, CH3CH Br और CH2H, ऐसे प्रोडक्ट आपको आया। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसको हम बोलते हैं M रूल, है ना, H has gone to that very carbon which contains greater number of hydrogens। अब दूसरे केस में अगर हम इसका उल्टा करेंगे, जैसे कि हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने डाला,
उसके साथ मैंने HBr डाला, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड पूछा जाता है जनाब, इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब किया इस क्वेश्चन। अगर आपने पेरोक्साइड डाला ओनली विद HBr, ये याद रखिए, पेरोक्साइड प्लस HBr, उस टाइम एडिशन कैसे करेंगे? उस टाइम एडिशन करेंगे जनाब, एडिशन में आप ये इसको देंगे और Br इसको देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कीजिए, हो सकता है इसको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी एम रूल। तो इस केस में प्रोडक्ट हमारे पास CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br और यहां पे H आएगा। अब देखिए ये और ये एडिशन इज फॉलोइंग द डिफरेंट पाथवे। और इस केस में क्या होता है, इस केस में पहले H पॉजिटिव अटैक करता है यहां पे, इस केस में हमारे पास Br रेडिकल फर्स्ट अटैक्स, ये याद रखिएगा, Br रेडिकल इस केस में it attacks first, it attacks first, so it here in this case Br radical attacks first, in that case H positive attacks, और उसके बाद हमारे पास H radical अटैक करता है। समझ आ रही बात? तो यहां पे एंटी एम रूल यूज होता है, यानी आप H को वहां लेंगे which contains lesser number of hydrogens। समझ आ रही बात? तो ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए दी क्योंकि इसमें यूजुअली जो है इसके केस में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, हम जनाब यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग Br2 in presence of UV and you have to see the product, what can be the product in this case। अब देखिए जनाब होता क्या है, मेरे पास, मैं इस रिएक्टेंट को लेता हूं ऐसे, हमारे पास ये है रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहां पे मैं ऐसे इसको बनाऊंगा, ये हमारे पास CN है मोस्ट प्रोबेबली, ये हमारे पास है, और हमारे पास CN के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे हैं, CH2 CH3 है, और मैंने जनाब डाला Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट है, सनलाइट। अब देखिए इस केस में क्या हो जाता है इसमें, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हो जाएगा? समझ आ रही बात? अब ये देखिए हमारे पास Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कहां पे अटैक करेगा? Br2 हमारे पास Br जो है, जब हम इसको लाइट डालेंगे, ठीक है, मैं इसको लाइट या हीट डालूंगा तो आई विल यूज UV रेज, इससे ये ब्रेक हो जाएगा, बनेगा Br फ्री रेडिकल, ट्वाइस Br फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, दिस स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोपेगेशन स्टेप, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोपेगेशन स्टेप, सॉरी दिस इज इनिशिएशन स्टेप नॉट प्रोपेगेशन, रोजे की वजह से थोड़ा बहुत इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं फ्रॉम द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स देन इट्स कॉल्ड एज द इनिशिएशन स्टेप। बन गया Br रेडिकल। अब आपने पढ़ा है जनाब, हर जगह पढ़ा है केमिस्ट्री, कि अगर कहीं पे रेडिकल्स बनते हैं, ये एटम्स होते हैं ना, दैट टू वेरी हाई एनर्जी, तो ये क्या करते हैं, ये अटैक करेंगे ना मॉलिक्यूल्स को। अब कहां पे अटैक करेंगे? जहां पे वीकेस्ट पार्ट होगा। अब वीकेस्ट पार्ट कहां पे है, वो इंपॉर्टेंट हमारे पास है। अब देखिए वीकेस्ट पार्ट हमारे लिए ये है जहां पे अटैक हो सकता है। अब बोलेंगे सर बेंजीन वाले हाइड्रोजन तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि बेंजीन वाले हाइड्रोजन होते हैं, विनाइलिक हाइड्रोजन होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, काफी बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो उनका निकलना दैट्स नॉट पॉसिबल। CN पे तो अटैक हो ही नहीं सकता है। अब हमारे पास बचे दो, अब यहां पे और यहां पे अटैक हो सकता है, लेकिन अगर यहां पे अटैक होगा तो यहां पे एनर्जी कम लगेगी ना एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हाइड्रोजन, क्योंकि जिस जगह कार्बन की डिग्री ज्यादा होती है, हम क्यों डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, जिस जगह कार्बन की डिग्री ज्यादा होती है वहां पे अगर हाइड्रोजन होता है तो इसका डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है। तो सबसे रिएक्टिव पार्ट, व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई इज द रिएक्टिव पार्ट, सबसे रिएक्टिव पार्ट इस मॉलिक्यूल का ये होता है। तो समझ आ रही बात? ये वाला पार्ट रिएक्टिव पार्ट है। अब होगा क्या जना, मैं इसको डायरेक्टली भी दिखा सकता हूं, मैंने आपको रिएक्टिव सेंटर बताया, अब मैं डायरेक्टली भी इसको दिखा सकता हूं, थोड़ा बहुत मैं आपके साथ जो है इसका जो है पार्ट जो है शेयर करूंगा। तो यहां पे जनाब जो है ऐसे हो सकता है, ये हमारे पास CN है, ये हमारे पास CH3 है, इसको जनाब Br रेडिकल अटैक करेगा,
Br रेडिकल अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, यानी इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके आपको जनाब ऐसे बनाएगा, हमारे पास Cn है और यहां पे CH रेडिकल है, CH3 रेडिकल, प्लस बनेगा HBr। इस वाले स्टेप को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप, दिस कॉल्ड एज अ प्रोपेगेशन स्टेप। मैं साथ साथ आपको बोल भी रहा हूं कि असल में हमें सारे मैकेनिज्म्स तो यहां डिस्क्राइब नहीं किए जाएंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि हो कैसे रहा है मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट में अगर कुछ बचा कुचा ब्रोमीन होगा, जो बचा होगा सनलाइट से, ठीक है, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन देते हो ना किसी चीज का, तो सबको यूनिफॉर्मली नहीं मिलता है। उस टाइम आधे सोए होते हैं, आधों को जगाना पड़ता है, ठीक है, आधों को जगड़ के लाना पड़ता है। तो व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द सनलाइट, इट्स नॉट एसेंशियल that each and every bromine is going to split into atoms, and that way it becomes an explosive reaction. You can imagine, क्योंकि अगर सारे के सारे एटम्स बनेंगे तो उस टाइम में अगर उन पे लाइट पड़ती है, एकदम से टूटेंगे तो अंदर तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। तो कुदरत का कानून है कि वो धीरे धीरे करके एब्जॉर्प्शन उसका हो जाता है और उसके बाद रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है। तो हमारे पास ये यहां पे जाएगा और उसके बाद हमारे पास जो है बनेगा CH, अगर Br जो इसका यहां पे जाएगा तो ये बनेगा Cn, और हमारे पास यहां पे आएगा जनाब Br और ये बनेगा CH3। तो Br यहां पे आया और उसके बाद Br रेडिकल बना और उसके बाद लास्ट में Br रेडिकल जो है आपस में कंबाइन होंगे। तो यहां पे हमारे पास रिएक्टिव सेंटर है, दिस इज वेयर द रिएक्शन इज गोइंग, ठीक है। तो ये सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होता है, आपको ये पता होगा। यहां पे मैं अटैक कर सकता हूं, मैं यहां पे भी अटैक कर सकता हूं, लेकिन सिलेक्टिवली सबसे ज्यादा यहां पे सेकेंडरी पे अटैक होगा, क्योंकि एक तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, अब देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स होने के बाद यहां फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल को हम नाइट्रोजन तक घुमा सकते हैं। और नाइट्रोजन तक घुमाने पे देखिए फ्री रेडिकल्स जो है ना, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे बैठते हैं तो दे बिकम स्टेबल, दैट्स कॉल्ड एज कैपेसिटिव मैकेनिज्म, दे बिकम स्टेबल। यूजुअली अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे बैठता है तो वो अनस्टेबल बनता है, लेकिन फ्री रेडिकल्स के केस में इट्स इनवर्स, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे बैठते हैं थ्रू रेजोनेंस, दे एक्चुअली बिकम मोर स्टेबल। दिस इज द फाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो इन दैट केस दे बिकम मोर स्टेबल, सो दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव। तो हम इसको यहां पे भी ला सकते हैं, समझ आ रही बात। अगर हम यहां से रेडिकल निकालेंगे, यानी यहां पे फ्री रेडिकल बनेगी, तो वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें हाइपर कंजुगेशन होगी। सो दैट वे वी कैन एक्सप्लेन दैट दिस इज अ रिएक्टिव सेंटर एंड हियर वी हैव फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो वी से इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दैट ऑपरेट्स। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन द रिएक्शंस वेयर देयर इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ब्रोमीन के केस में याद रखिए, अगर आप ब्रोमीन को यूज कर रहे हैं तो उसके केस में देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। और प्रेफरेंस पता है कितना है फ्री रेडिकल में? 1600 टाइम्स रिएक्टिव होता है 3 डिग्री या 2 डिग्री, या 85 टाइम्स होता है 2 डिग्री, और रेस्ट इज द 1 टाइम्स। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच इज द रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। और अगर टर्शरी होगा तब तो बात ही नहीं है, तब तो आपको कुछ सोचना भी नहीं, डायरेक्टली आपको टर्शरी पे अटैक करना है। ब्रोमीन के केस, खैर क्लोरीन के केस में उतनी सिलेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो ये देखता नहीं है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। लेकिन इस केस में हमारे पास काफी ज्यादा सिलेक्टिविटी होती है, ये काफी सिलेक्टिवली टर्शरी हाइड्रोजन्स को और सेकेंडरी हाइड्रोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो दैट वे वी कैन फाइंड अवर आंसर। सो वी हैव, तो हमारे पास मोनोब्रोमिनेशन जो है, दिस इज द आंसर जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ब्रोमीन जो है यहां पे अटैक कर रहा है। इज इट क्लियर? सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास है द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द रिएजेंट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ 4-bromo 2-nitroethyl। अब देख लीजिए, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा जनाब। हमारे पास ये है बेंजीन, ये हमारे पास जनाब बेंजीन है। इथाइल में यहां पे रखता हूं CH2 CH3, ये हमारे पास NO2 है और ये हमारे पास Br है, ठीक है। अब इसको अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो क्या नंबरिंग बनेगी?
लोकल रूल के हिसाब से यहां नंबरिंग होगी, पहले एन आएगा कि ई आएगा, पहले तो ई आएगा ना अल्फाबेटिकली, तो यहां पे नंबरिंग होगी जनाब। ठीक है, अब इसको मैं नाम देता हूं, तो मेरे पास नाम जो है वो 4 ब्रोमो आएगा, 4 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 2 नाइट्रो, उसके बाद 2 नाइट्रो, उसके बाद इथाइल, उसके बाद जनाब बेंजीन। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। समझ आ रही बात? अब हमें इसको डिजाइन कैसे करना है, सो लेट्स हैव द डिस्कशन हाउ टू डिजाइन। देखिए हमारे पास कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स है। अब इसमें से हमारे पास मैं 2 को चूज करता हूं, आप बोले तो मैं किसी को भी चूज कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा टाइम बचाने के लिए आई विल चूज द 2 1। यहां पे देख लीजिए, मेरे पास मानो बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, दिस इज बेंजीन, और मैंने इसको ट्रीट किया CH3 डबल बॉन्ड O Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 के प्रेजेंस में, जिसको हम FC अल्काइलेशन असाइलेशन बोलते हैं, दिस इज FC असाइलेशन। तो इस केस में बताओ क्या आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अटैक करेगा इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं। मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेता हूं, तो हमारे पास ये है बेंजीन, तो मैंने इसको ट्रीट कराया CH3 डबल बॉन्ड O Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहां से रिएक्शन हो जाएगी, ये बनेगा पॉजिटिव, ये अटैक करेगा यहां पे, और आपको जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे मिलेगा। सही बात समझ में आई? तो प्लस आपको पता है HCl बनेगा ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन पे, वहां से H पॉजिटिव रिलीज होता है, फिर वो Cl नेगेटिव को लेता है इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। उसके बाद अगर मैंने जिंक, दूसरा रिएजेंट, ये देख लीजिए, जिंक मरकरी HCl मैंने यूज किया, तो मैं यूज कर रहा हूं जिंक मरकरी और HCl को मैं यूज करता हूं। अब जिंक और HCl क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन ऐड करेगा, तो ये है साइट ऑफ रिएक्टिविटी, यानी ये बाहर निकलेगा। अब यहां पे जनाब मैं इसको 2 हाइड्रोजन्स, यहां से 2 हाइड्रोजन्स, यानी कंप्लीट रिडक्शन टू अल्कीन्स, ये बनेगा CH2 CH3, और यहां से है जनाब बेंजीन आपका। ठीक है, ये है बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट हमारे पास जो है, ये आया बेंजीन। ठीक है, अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा कहां पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में, बल्कीनेस होने की वजह से पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो मैं यहां पे अब इसको ब्रोमीन देता हूं, बट इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। ब्रोमीन जब आयरन के प्रेजेंस में देंगे तो यहां Br पॉजिटिव बनेगा, वो अटैक यहां पे करेगा। अब है यहां पे अटैक साइट्स ये और ये, लेकिन अटैक प्रेफरेंशियली पैरा पे हो जाएगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा ऐसे CH2 CH3। ब्रोमीन मैंने पैरा पे डाला क्योंकि बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप, सो देयर इज अ बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप, सो दिस ग्रुप इज बल्कियर एक्चुअली। बल्कियर ग्रुप की वजह से मैंने इसको डायरेक्ट किया पैरा पे। उसके बाद हम नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन किससे करेंगे, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। आगे एक और क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। तो यहां पे NO2 अटैक हो जाएगा, इसकी वजह से इनका थोड़ा डीएक्टिवेटिंग नेचर रहता है, और ये अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से इसको डायरेक्ट करेंगे। दिस इज द पोजीशन वेयर इट इज गोइंग टू अटैक एट द ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू दैट, क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे CH2 CH3 NO2, ठीक है, और यहां पे हमारे पास Br है, ठीक है। तो दिस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्थो पोजीशन एंड मेटा विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन, मेटा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, bromine. So this is how we are getting the product. So this is what we have to obtain. ठीक है, so let's have the next question. तो this is called as Clemenson's reduction reaction. ठीक है, this is Clemenson's reduction reaction. कार्बोनाइल कंपाउंड्स को मैं यहां पे लिखूंगा। अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O है, तो हमारे पास अगर हम इसको जिंक Hg और HCl में डालेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन होती है। इसकी कंप्लीट रिडक्शन का मतलब है अल्कोहल नहीं बनेगा, आपको सीधे अल्केन बनेगा CH2
प्लस ऑक्सीजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो देयर इज अ कंप्लीट, सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो आई विल से इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म। सो दैट वे वी हैव डन इट। देख लीजिए हमारे पास मोलिब्डेनम ऑक्साइड हमारे पास है एट अ टेम्परेचर ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो इस केस में याद रखिए हमारे पास अगर आपके पास MO2O3 है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, अगर हम यहां पे देखेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है मोलिब्डेनम, और ये वाले जो होते हैं ये दे विल एक्ट एज, दे आर एक्चुअली द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे विल एक्ट एज, यहां पे ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगी, सो दे कॉज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है दे विल रिमूव हाइड्रोजन्स, रिमूव हाइड्रोजन, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन्स को रिमूव ही नहीं करते हैं, दे एक्चुअली कॉज एरोमेटाइजेशन, दे कॉज एरोमेटाइजेशन, ठीक है। अब होगा क्या, पहले इसका और इसका हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये साइक्लिक स्टेट में आएगा, और फिर हर किसी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल के आपको प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। दिस इज हाउ यू विल ऑब्टेन एरोमेटाइजेशन, क्योंकि इनमें कोई एरोमेटिक रिंग ये और ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन है जो कि CH3 के फॉर्म में होता है, ये डालेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड बनाइएगा। याद आया, टेक्स्ट ने दिया है हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़िए, वहां पे दिया गया है, तो अगर आपको ये डालना पड़ेगा कहीं पे तो आप एरोमेटिक कंपाउंड को बनाइए, फिर कार्बन नंबर देखिए, मोस्टली वहां पे बेंजीन बनता है, तो अगर आपको 7 कार्बन आ रहे तो CH3 में अपियर हो जाएगा। समझ आ रही बात? लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए जनाब, हमारे पास ये है, दिस इज द, ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, इसको हम ट्रीट करेंगे ऐसे, NO2 हमारे पास H, इसको हम डालेंगे H2SO4 में। H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव अटैक करेगा यहां पे। अब अगर यहां पे अटैक करेगा, देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, माइनस लगेगा, तो मेरे हिसाब से यहां पे अटैक करना चाहिए। तो इस केस में अगर अटैक हो जाएगा तो ये बनेगा, ये NO2 है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर जितना भी दूर होगा ना, तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई जितना दूर हो जाएगा वो कम लगेगा ना, वो लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ आ रही बात? इस पे माइनस आई इफेक्ट जो है वो कम लगेगा, और उसके बाद अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये जो है अटैक यहां पे करेगा, और उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास है ये हमारे पास 1 यहां से होगा, ये वाला कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सो इट्स 1 2, यहां पे आएगा NO2 और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो देन इट शुड अटैक हियर, लेकिन अगर आप माइनस आई के हिसाब से देखेंगे तो दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट जो है हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच आर द फॉलोइंग द लिंडलार्स कैटलिस्ट। देखिए लिंडलार्स कैटलिस्ट ऑलरेडी हम यूज करते हैं, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे पास है, ये अल्कीन्स के केस में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम PD को अगर हम H2 से ट्रीट करेंगे सीधे डायरेक्टली, है ना, तो हम सारे पाई बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं, कंप्लीट रिडक्शन होगी, आपको अल्केन मिलेगा ऐसे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलेगा ऐसे कंप्लीट रिडक्शन में। लेकिन अगर हम पार्शियल रिडक्शन करना चाहते हैं, यानी ज्यादा एड्सॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम प्लैटिनम को, हम पीडी को कार्बन के साथ या बेरियम सल्फेट के साथ पॉइजन करेंगे, इसकी पॉइजनिंग करेंगे, यानी कैटालिटिक साइट्स को ब्लॉक करेंगे, उसके बाद H2 को डालेंगे। तो ऐसा करने में पार्शियल रिडक्शन होती है। ये एक सिलेक्टिव मेथड है, नाम रखना जरूरी है क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता, वो समझ आ रही बात। तो इस वजह से हमारे पास ये पार्शियल रिडक्शन है, इट्स अ फिनोमेना ऑफ पार्शियल रिडक्शन। सो वी विल नॉट कैरी द फुल रिडक्शन, वी विल कैरी द पार्शियल रिडक्शन बाय अ फिनोमेना व्हाट्स कॉल्ड एज द कैटालिटिक पॉइजनिंग, that is called as the catalytic poisoning.
सो हम कैटलिस्ट को पॉइजन करते हैं, कम हाइड्रोजन उस पर एब्जॉर्ब करते हैं। वो पॉइजनिंग मेथड दिया था हमको किसने? लिनलार ने। तो दैट वाज एक्चुअली द मोटिव ऑफ दिस। सो वी हैव एक्चुअली दिस एज अ पार्शियल मेथड, जहां पे हम पार्शियली अल्काइंस को कन्वर्ट करते हैं अल्कीन्स में, दैट टू फॉर्मिंग सिस अल्कीन। इज इट क्लियर? ये देख लीजिए, अगर हमारे पास ये है, ये हमारे पास है, मैंने इसको डाला PDC बेरियम सल्फेट, कभी कभी हम यूज करते हैं, हम इसका चारकोल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद H2 को इस पे एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे पास H डबल बॉन्ड C H HH एडिशन होगा। दोनों हाइड्रोजन्स एक ही साइड से ऐड होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सिन एडिशन। This is called as the syn addition. खत्म? So this is how the addition occurs. Is it clear? We are not reducing one more. We are not hydrogenating the one more pi bond. ठीक है? अगर आपने ये यूज किया तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ कैटालिटिक साइट्स जो है वो ब्लॉक होती है, उसके बाद पूरा रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हमारे पास नेक्स्ट है जनाब, ये हमारे पास हमने इसको डाला KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड मैंने इसको हीट भी किया। अब देखिए काफी सारी चीजें हम डाल रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जो है इसको हीट भी कर रहे हैं। तो KMnO4 H2SO4 एसिडिक मीडियम में क्या करता है? ये करता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिस। दो मतलब है जनाब, इट काज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिस। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिस का मतलब क्या है? मैं यहां पे लिखूंगा, this causes oxidative ozonolysis। अब इसका मतलब समझिए ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है? एक तो ये पाई बॉन्ड उड़ेगा, ये देख लीजिए हमारे पास ये है ऑक्सीजन ऑक्सीजन खत्म, ये हो गया ओजोनोलिसिस। उसके बाद दूसरी चीज जो होगी हमारे पास, मैं यहां पे नोट करता हूं, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6 पे आएगा डबल बॉन्ड हो, यहां पे आएगा ऐसे, ये खुलेगा ना। और उसके बाद होगा क्या? ऑक्सीडेटिव क्या होता है? अगर यहां पे H है और यहां पे भी H है, क्योंकि एल्डिहाइड होता है ना, तो यहां पे दोनों जगह पे ऑक्सीजन घुसेगा, क्योंकि ऑक्सीजन KMnO4 एसिडिक कंडीशंस में 5 मोल ऑक्सीजन बनाता है। तो यहां पे भी ऑक्सीजन आएगा, यहां पे भी ऑक्सीजन आएगा, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो और डाई। सो वी हैव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई थिंक दैट वी हैव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस केस में हमारे पास बनता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बन गया कि नहीं बन गया? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना। उसके बाद नेक्स्ट केस में हमारे पास KMnO4 डालते हैं। हमने डाला KMnO4, we have used KMnO4, but now we are using different conditions, we are using neutral conditions, water। अब KMnO4 वाटर में डालेंगे तो क्या करेगा? डायोल बनेगा ना, ऐसे बनेगा, OH यहां पे आएगा, OH यहां पे आएगा, सिंडायोल्स। ठीक है, सिंडायोल बनेगा इस केस। तो इस केस में हमारे पास सिंडायोल बनेगा, या प्रोडक्ट ऐसे आ सकता है, डैश्ड लाइन, दोनों डैश्ड लाइन OH, दोनों OH डैश्ड लाइंस पे, दोनों OH सॉलिड लाइंस पे। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो हमारे पास कंपाउंड A इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कोई शक नहीं है, एंड कंपाउंड B इज अ डायोल। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजीन ऑन नाइट्रेशन। अब पहले हम बेंजीन को लेते हैं ऐसे, मैं लूंगा जनाब बेंजीन को, मैं करूंगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसे कहते हैं? HON डबल बॉन्ड O, नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे ऐसे। तो बोलता है कि बेंजीन को अगर हम नाइट्रेशन करेंगे, गिव नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4, वायर कौन क्या एक्ट करेगा? देखिए हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म्स हैं, उन पे आप देखिए कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां पे अटैक करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोल रहा हूं मैं, कल को अगर क्वेश्चन पूछेंगे इससे तो फिर नहीं बोलना चाहिए। सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स और सारे के सारे रिएक्शंस पता होना चाहिए, हैलोजिनेशन में कौन इलेक्ट्रोफाइल है,
नाइट्रेशन में कौन है, सल्फोनेशन में कौन है, एसाइलेशन में कौन है, अल्काइलेशन में कौन है, सब जगह आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल का नेचर कैसा है और कैसे अटैक करता है। तो इस केस में हमें सवाल डिफरेंटली पूछा गया और हम इसको ट्रीट करेंगे H2SO4 के साथ। अब H2SO4 क्या करेगा, इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या, नाइट्रिक एसिड क्या एक्ट करेगा, एज बेस। यहां तो यही चलता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ये जो है H पॉजिटिव देगा, वो यहां पे अटैक करेगा। तो इसने एक्ट किया एज बेस, उसने एक्ट किया एज एसिड। ठीक है, सो दिस इज एक्टिंग एज अ बेस एंड दैट एक्ट्स एज एन एसिड। इतना ही सवाल आपसे पूछा गया। ठीक है, सो दिस इज एन ऑप्शन। HNO3 acts as a base, H2SO4 acts as an acid because it's the strongest। अब strong acid भी क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सो लिंकेज होती है। जिस एसिड के पास ये लिंकेज ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो इट इज हैविंग मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ ऑक्सो लिंकेज, बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज ऑक्सो लिंकेज। ठीक है, हो गया। वी आर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Presence of each of the reagent will affect the reversibility। HI के साथ रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, पूछा जाता है जनाब, affects the reversibility of the following reaction and change it to the irreversible reaction। देख लीजिए हमारे पास रिएक्शन ऐसे है, CH4, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, CH3H, ठीक है, प्लस I2 हम डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2। तो I2 क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ना, एक इसके साथ जाएगा, तो ये बनेगा जनाब CH3 I प्लस HI। अब होता क्या है, HI जो है ये एसिड भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई विल राइट इट एज, मैं लिखूंगा इसको, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है जनाब, वो देता है हाइड्रोजन को वापस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को वापस लेगा, तो ये रिएक्शन ऐसे जाएगी। ठीक है, अब रिड्यूसिंग है, जैसे हम एसिड को बेस के साथ ट्रीट करते हैं, खत्म करते हैं, अगर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। जितना रिड्यूसिंग खतरनाक ज्यादा, उतना उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से हमारे पास HiO3, बिकॉज इट्स इन आयोडीन इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो आई विल यूज दिस। अब इससे हमें एक और बेनिफिट भी है, आई विल यूज HiO3। HiO3 के केस में अगर हम देखेंगे क्या बनेगा जनाब, एक तो I2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, रिवर्सिबिलिटी खत्म, HI खत्म हो गया, I2 बन गया। I2 जब बनेगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को लेगा, तो ये वाला बैकवर्ड फिनोमेना जो खत्म हो जाएगा। तो ये हमें रिवर्सिबिलिटी को चेक करने के लिए यूज करना है। इज इट क्लियर? वी विल यूज HiO3, इसकी वजह से रिएक्शन होके बनेगा यहां पे I2 प्लस वाटर, I2 यहां से प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल ट्रीट द मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे देख लीजिए नेक्स्ट, हमारे पास ये है क्वेश्चन, ये हमारे पास OH मैंने इसको डाल दिया है यहां पे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मैकेनिज्म इज E1, H पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा, आपको जनाब ये बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद जनाब क्या करेंगे आप अल्कीन बनाएंगे ना, तो कहां से निकालेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां से निकालना है। उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, एक प्रोडक्ट ये है और दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है यहां पे, दूसरा प्रोडक्ट ये है। अब ये देख लो, क्वेश्चन में दिया गया है जनाब, व्हाट इज दिस। अब देखिए, अब H यहां से है, H यहां से है, ये ग्रुप यहां से है, ये ग्रुप यहां से है। तो अगर HH अपोजिट साइड्स में होते हैं, इट्स कॉल्ड एज ट्रांस एंड दिस कॉल्ड एज सिस। विच इज मोर स्टेबल? ट्रांस is always more stable than cis. So we have the reaction is not possible in acidic condition medium. Both compounds A and B are formed equally. No, compound A will be the major product. Yes, it's true because it's more stable. So this is the product that's formed.
because trans is more stable than cis. So let's have a discussion on the next problem. ये देख लीजिए जनाब, हमारे पास इसकी भी गुंजाइश बनती है इस साल, क्योंकि पिछले साल थोड़ा पेपर जो है वो नरम था और उसकी वजह से क्या हुआ, कट ऑफ बहुत ज्यादा हो गया और उस कट ऑफ की वजह से पेपर जो है वो थोड़ा आसान लेवल का था। तो इस साल मुझे लगता है होपफुली कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत पूछे जा सकते हैं, तो मैंने इसमें डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा बहुत रेज किया है। हम देंगे इस पे एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव किसको अटैक करेगा? इसको अटैक करेगा, एक्टिंग एज ए बेस। तो यहां पे जनाब ऐसे बनेगा, तो ये बनेगा जनाब ऐसे। CH3 हमारे पास है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए क्या होता है, यहां पे रिंग एक्सपेंशन होता है। अगर छोटी रिंग हमारे पास है तो उस केस में हमारे पास रिंग एक्सपेंशन होता है। एस्पेशली 6 मेंबर्ड रिंग्स जो होती है स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ एंट्रोपी फैक्टर। एंट्रोपी की वजह से 6 मेंबर्ड रिंग्स स्टेबल होती है, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जो चीज जितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जितनी उसकी फ्रीडम ज्यादा होती है उतनी एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो उस वजह से हमारे पास यहां पे एक्सपेंशन होगा। तो इट्स कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। मैं इसको एक्सपैंड करूंगा ऐसे, ये बॉन्ड तोड़ूंगा, इसको मैं यहां पे डालूंगा, तो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन गया। तो मैं यहां पे कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं ऐसे, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, this is 5 and this is 6. So I am making a bond between 1 and 6. I am making a bond between what? 1 and 6 कार्बन। ये देख लीजिए 1 और 6 कार्बन के बीच में बॉन्ड मैंने बनाया। अब 6 पे हमारे पास 2 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन साथ ही साथ इसको मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है, और 1 पे एक और ग्रुप है ऐसे, 1 पे एक और ग्रुप है। तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, हमारे पास जो है ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे। अब पॉजिटिव चार्ज आया, उसके बाद क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन तो हो गया, स्टेबल तो बन गया। अब उसके बाद होता है एलिमिनेशन ऑफ एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन कहां से? वहां से निकलेगा विच कंटेन्स लेसर। अब देखो यहां पे कितने हैं? 1, यहां पे कितने हैं? 2, तो यहां से एच पॉजिटिव निकलेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, एच पॉजिटिव यहां से निकलेगा, तो आपको प्रोडक्ट जनाब ये बनेगा। दिस इज द प्रोडक्ट। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट दैट्स देयर, ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट एंड आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ रिंग्स, ठीक है। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन हाइड्रोकार्बन X, वी हैव एन हाइड्रोकार्बन X। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनाब, इसमें आप स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि मोस्टली क्वेश्चन जो है ओजोनोलिसिस से पूछा जाता है, तो प्लीज एंड प्लीज मेक इट श्योर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 2 टॉपिक्स देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वन इज द ओजोनोलिसिस, KMnO4 is there, anti-Markov-Vinkov's rule is there, and we have the electrophilic reactions of the benzene, which are very very important once we deal with the hydrocarbon. So be ready for these sections, especially the ozonolysis, believe me, especially ozonolysis. So let's have a discussion on this. And hydrocarbon X with a formula of C6H8, C6H8, C6H8 हमारे पास C6H8 हमारे पास है, uses 2 moles of hydrogen. हाइड्रोजन के 2 मोल्स इस पे यूज होते हैं, ठीक है, on catalytic hydrogenation of one of the mole, and ozonolysis gives 2 moles of methane dicarbonaldehyde. अब मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड क्या होता है? CH2 C double bond OH C double bond OH, दिस इज मीथेन कार्बोल्डिहाइड, ठीक है, 2 मोल्स इसके मिलते हैं हमें, तो वी हैव 2 मोल्स ऑफ दिस। तो हमारे पास X है, इसने 2 मोल्स इसके दिए। हमारा एक सिंपल सा प्रोसीजर है, हम इन्हीं 2 मोल्स को यूज करेंगे फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो हम क्या करेंगे जनाब, हम जो है डबल बॉन्ड O हो गया एक मीथेन कार्बोल्डिहाइड, दूसरा डबल बॉन्ड O, दूसरा डबल बॉन्ड O, दूसरा मीथेन कार्बोल्डिहाइड,
करेंगे क्या, रिमूव करेंगे ऑक्सीजन्स को रिमूव कीजिए सब जगह, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूल दैट्स फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो वी हैव 2 moles of carbaldehyde and after that we have cyclohexane that's formed as a product. Next we have identify the correct series of A and B and C in the sequence reaction. देख लीजिए हमारे पास जनाब ये है, पहले हम लेते हैं बेंजीन को, मैंने लिया बेंजीन को, उसको मैंने ट्रीट किया HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ, नाइट्रेशन होगी ना, ये सीधे नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, NO2 पॉजिटिव बनेगा, NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा बेंजीन पे, तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा, पहले NO2 पॉजिटिव यहां पे डालें, ठीक। उसके बाद हमारे पास ClCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 है, AlCl3 है, तो यहां से Cl पॉजिटिव निकलेगा, Cl पॉजिटिव निकलेगा, ये यहां ब्रेक होगा, Cl पॉजिटिव मेटा पोजीशन पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू NO2 बिकॉज NO2 इज हैविंग माइनस एम इफेक्ट। तो आपको ये जो है NO2 यहां पे आएगा Cl, ठीक है। और उसके बाद हम आयरन इन HCl यूज करेंगे, आयरन एंड HCl को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आयरन HCl अगर हम यूज करेंगे तो इसको कंप्लीटली रिड्यूस कीजिए, समझ आ रही बात। तो आपको प्रोडक्ट जो है इस केस में NH2 मिलेगा और यहां पे Cl आएगा, दिस इज इट, कंप्लीट रिडक्शन होगी, क्योंकि आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो NO2 को कंप्लीटली रिड्यूस करें। तो हमारे पास नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन तो हो रही है, उसके बाद मेटा पे आएगा, उसके बाद रिडक्शन हो जाएगी, सो दिस बिकम्स एन ऑप्शन फॉर दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देख लीजिए हमारे पास बेंजीन को हम यूज कर रहे हैं, BR इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, Br पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, तो ब्रोमो बेंजीन बनेगा ऐसे। ब्रोमो बेंजीन को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे, मैग्नीशियम यहां पे अटैक करेगा, ये कार्बन की पोलैरिटी को चेंज करता है, कार्बन पहले पॉजिटिव होता है, उसके बाद मेटल डालने से नेगेटिव बनता है। तो आपको जनाब ऐसे बनेगा MgBr, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अब नेगेटिवली चार्ज वाला कार्बन जो है वो बेस एक्ट करता है, तो CH3OH हमारे पास है, तो क्या करेंगे, ये H पॉजिटिव जहां जाएगा, क्योंकि कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको जनाब हमारे पास एक तो बेंजीन बनेगा प्लस Mg, एक साइड से Br और एक साइड से OCH3 प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट दैट्स फॉर्म्ड, सो दिस इज एन ऑप्शन, ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट का क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो द प्रोसेस ऑफ वीक पाई बॉन्ड मेक्स अल्कीन्स लेस स्टेबल, बराबर, देन अल्कीन्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट, यस बोथ आर करेक्ट। पहले केस में पाई बॉन्ड की वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज होते हैं, लेकिन दूसरे केस में अगर हम देखेंगे तो पाई बॉन्ड की वजह से बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर, ये शॉर्टर बनता है, दोनों को मिला के। ओइंग टू द रिएक्शन ऑफ दिस इज इथाइल बेंजीन, वी हैव, हमारे पास इथाइल बेंजीन है, CH2CH3 प्लस Br इन प्रेजेंस ऑफ Fe हम डालेंगे, तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe कहां पे अटैक करेगा, पैरा पे, तो यहां पे बनेगा पहला प्रोडक्ट ऐसे बनेगा CH2CH3
और यहां पे हमारे पास Br आएगा। उसके बाद नेक्स्ट Cl2, Cl2 फिर से फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा इस पे, सब्स्टिट्यूशन, H को Cl के साथ सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको प्रोडक्ट जनाब ऐसे मिलेगा। You will get the product like this. You will get CCH CH3 Br। उसके बाद अगर आपने डाल दिया है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH means KOH prepared in alcohol, this acts as a base। मुझे बताओ बेस क्या करेगी? एसिड लिबरेट करेगी ना, अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगी और क्या करेगी, है ना। तो एसिड कहां से जनरेट हो जाएगा, ये देख लीजिए जनाब, यहां से Cl और यहां से H निकालिए, यहां से Cl और यहां से H निकालिए, आपको प्रोडक्ट जनाब ऐसे मिलेगा, Br CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस HBr, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। को बात समझ में आई? सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट गोस एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट। ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। फ्रिडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन ऑफ एनिलीन, वन गेट्स व्हाट गेट्स। एनिलीन में अगर हम फ्रिडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन करेंगे तो उस केस में क्या होता है, देखिए ये हमारे पास एनिलीन है, फ्रिडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन हमारे पास RX इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 मानो करेंगे, यहां पे Cl रखेंगे, लेकिन होता यह है कि एल्युमिनियम इसको अटैक करता है, नाइट्रोजन को अटैक करेगा। नाइट्रोजन पे अटैक करने के बाद नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, यहां पे NH2 ये बनेगा AlCl3, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हो गया डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर में कन्वर्ट हो गया। समझ आ रही बात? सो दिस गेट्स कन्वर्ट इनटू व्हाट, डीएक्टिवेटर, और डीएक्टिवेटर को फर्दर रिएक्शन नहीं होती है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो बेंजीन पे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन इसलिए आता है क्योंकि ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। दिस एक्ट्स एज अ बेस, दैट एक्ट्स एज अ लिव्स एसिड एंड बाय मींस ऑफ दैट इट कोऑर्डिनेट्स विद दैट। तो इस केस में हमारे पास रिएक्शन जो है, देखिए एक बात याद रखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl अगर हमारे पास लोन पेयर कंजुगेशन में है, फिर हमने AlCl3 डाल दिया तो रिएक्शन नहीं होगी जनाब, ये याद रखिए। अगर आपका यहां पे ग्रुप जो है यानी क्लोरीन को कंजुगेशन है तो उस केस में AlCl3 डालने की वजह से कार्बोकेटाइन जनरेट, यानी अगर मैं इसको तोड़ता तो काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव नहीं जनरेट होगा, तो ये एक अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो उसकी वजह से रिएक्शन नहीं होगी। सो नन ऑफ दीज इज द प्रोडक्ट, सो दिस इज एन आंसर। सेम इज द केस विद दिस, हियर इट्स कंजुगेशन, so no product will be formed in this case because again there is a conjugation with this, no product। अब यहां पे अगर हम देखेंगे which are the following is the correct for the reactivity of these molecules with electrophiles, तो ये बोलता है इलेक्ट्रोफाइल अगर हम डालेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के डालने पे। तो हमारे पास जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है पहले ये है, उसके बाद CH2Cl और उसके बाद CCl3। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, -H, इसमें थोड़ा -H, इसमें +H, तो प्लस स्टेबलाइजेस प्लस, याद रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल रूल, प्लस गोज विद प्लस, माइनस गोज विद माइनस। सो प्लस सबसे ज्यादा इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा और इसमें -H होता है, तो -H मतलब डीएक्टिवेटर है, ये बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी है ऑर्डर है, इट्स फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, सो दिस बिकम्स द रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, बट ऑल द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एस्पेशली ओजोनोलिस और बाकी रिएक्शंस जो है उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।